आज चीन को देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक। लेकिन क्या कोई सोच भी सकता है कि सिर्फ 40 साल पहले इसी देश में गरीबी और भुखमरी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था? चलिए समझते हैं चीन के इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को। तो आज का बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा कौन सा जादू था जिससे एक गरीब, भूखा देश इतनी तरक्की कर गया? आइए, इस पड़ताल में चीन के इस चमत्कारी बदलाव की कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 40 साल पहले की बात है, चीन में गरीबी की दर 90% से भी ज्यादा थी। सोचिए, एक ऐसा आंकड़ा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज चीन में गरीबी की दर 1% से भी कम है। ये एक ऐसा जबरदस्त बदलाव है जो शायद ही दुनिया के इतिहास में कहीं और देखने को मिला हो। अब इस स्लाइड को देखिए, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 1978 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में चीन का हिस्सा सिर्फ 2% था और आज 18% से भी ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ग्लोबल पावर के बैलेंस में आए एक भूचाल की तरह है। पर चीन के जबरदस्त उभार को समझने के लिए हमें पहले उसके पतन को समझना होगा। 1839 से 1949 तक का जो दौर था ना, उसे चीनी लोग अपमान की सदी के तौर पर याद करते हैं। इस दौरान क्या क्या नहीं हुआ? अफीम युद्धों ने चीनी समाज को खोखला कर दिया। फिर ताइपिंग विद्रोह जैसा भयानक गृह युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। और तो और जापान के साथ विनाशकारी युद्धों ने देश को और कमजोर कर दिया। यह सब जाकर रुका 1949 में, जब चीनी गृह युद्ध खत्म हुआ और एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीती और चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में एक नया दौर शुरू हुआ। माओ ने देश को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। इस अभियान का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था चीन की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह से बदल देना। इसके दो मेन पिलर थे। पहला, कृषि का सामूहिकीकरण, मतलब सारी जमीन सरकार की हो गई। और दूसरा, पिछवाड़े की भट्टियों के जरिए लोकल लेवल पर स्टील बनाना। इरादा तो अच्छा था, लेकिन नतीजा बहुत ही विनाशकारी निकला। पिछवाड़े की भट्टियों से जो स्टील बना वो एकदम घटिया था, और खेती में जब किसानों का कोई पर्सनल फायदा ही नहीं रहा तो उत्पादन धड़ाम से नीचे गिर गया। और इसका नतीजा, मानव इतिहास का एक सबसे भयानक अकाल, जिसमें करीब 2 से 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। माओ की एक और विनाशकारी और कह सकते हैं कि बिना सोची समझी पॉलिसी थी गौरैया उन्मूलन अभियान। उनका मानना था कि गौरैया अनाज खा जाती हैं, इसलिए उन्होंने पूरे देश की गौरैयों को मारने का आदेश दे दिया। अब इस अभियान के जो नतीजे हुए वो वाकई में विनाशकारी थे। इसने पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को ही बिगाड़ दिया। गौरैयों के मारे जाने से उन कीड़ों की आबादी में जबरदस्त उछाल आया जिन्हें गौरैया खाती थीं, और इन कीड़ों ने फसलों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि खाने की कमी और भी भयानक हो गई। जब माओ की ये नीतियां फेल हुईं और उनकी आलोचना होने लगी तो 1966 में उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। इसका असली मकसद तो अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाना था। उन्होंने रेड गार्ड्स नाम से छात्रों की एक फौज तैयार की जिसने माओ के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को निशाना बनाया। इस वजह से पूरा देश करीब 1 दशक तक अराजकता और आतंक में डूबा रहा। 1976 में माओ की मौत के बाद सत्ता आई डेंग शाओपिंग के हाथ में। उन्हें ही आज के आधुनिक चीन का आर्किटेक्ट माना जाता है। डेंग खुद उन लोगों में से थे जिन्हें कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान निशाना बनाया गया था, और उनकी सोच माओ से बिल्कुल अलग थी। डेंग का सुधारों को लेकर जो नजरिया था वो उनके एक मशहूर कोट से सबसे अच्छी तरह समझ आता है, नदी को पत्थरों को महसूस करके पार करना। इसका मतलब था एक प्रैक्टिकल, धीरे धीरे और कदम दर कदम आगे बढ़ने का तरीका, जो माओ के बड़े बड़े फरमानों से एकदम उल्टा था। तो उन्होंने कई क्रांतिकारी सुधार लागू किए। किसानों को अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमाने की आज़ादी दी, फैक्ट्री मैनेजरों को ज़्यादा कंट्रोल दिया, गांव में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया, और सबसे ज़रूरी, विदेशी निवेश लाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये सुधार असल में काम कैसे करते थे और इन्होंने चीन को कैसे बदल दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है शेनझेन। 1970 के दशक में ये महज एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव हुआ करता था, और आज ये एक विशाल, जगमगाता हुआ इंटरनेशनल शहर है।
और ये दिखाता है कि कैसे विदेशी निवेश और बाजार के सुधारों ने इस बदलाव को रफ्तार दी। 1980 में शेंज़ेन की जीडीपी बस $0.3 बिलियन थी। 2020 तक ये $420 बिलियन तक पहुंच गई। ये बदलाव इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। 1990 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी असल में चीन से ज्यादा थी। सोचिए, लेकिन आज चीन की पर कैपिटा जीडीपी भारत से 3 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस तेज रफ्तार बदलाव के जो नतीजे हुए वो काफी जटिल हैं। इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए भारी भरकम निवेश का भी था। सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य बनाया और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हुई और लिटरेसी रेट 95% से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इस आर्थिक चमत्कार के पीछे एक स्याह सच भी है। चीन की कामयाबी की कहानी में आर्थिक आजादी राजनैतिक आजादी में नहीं बदली। 1989 में तियानामेन स्क्वायर में लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जो क्रूर कार्रवाई हुई, वो इस कड़वी सच्चाई की एक भयानक याद दिलाता है। तो डेंग के रास्ते के कुछ बड़े नेगेटिव पहलू भी हैं। एक तानाशाही सरकार जो आज भी जारी है, विकास की वजह से पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान, और एक नए शक्तिशाली नेता का उदय जिसने सत्ता को फिर से अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो चीन के इतिहास को उसके आज और आने वाले कल से जोड़ता है। क्या आर्थिक आज़ादी राजनीतिक आज़ादी के बिना सच में लंबे समय तक टिक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर पूरी दुनिया में आज भी बहस जारी है।